सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में आज तीसरा सेट है, जिसमें से हम लोग 26 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी G.A. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? तो देखिए, इसमें पहला दिया कि पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, तो ये अगर देखा जाए तो सही है। उदारवादी समतावाद के प्रख्यापित वास्तविक भ्रामक भ्रातृत्व, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन और क्षमतामूलक संरचना, ये भी सही हो जाएगा। और बाजारोन्मुख समाजवाद, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहला तीसरा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? देखिए, राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाने वाली धारणा कौन सी है? तो क्षमता दिया है, जवाबदेहिता दिया है, लचीलापन दिया है, अनुक्रियाशीलता दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा जवाबदेहिता। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, जवाबदेहिता। नेक्स्ट है, यहाँ पे शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, यहाँ पे कथन दिया है कि इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन यानी कि रूल नहीं है, और भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, और यह कि यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका है। और 4 है, शासन और सरकार एक ही है। ये शासन के बारे में बताया जा रहा है। कहने का मतलब है कि शासन के बारे में क्या सही है, ये बताना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए, पहला पहला दिया है कि इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है, इसका सामान्य आशय। तो देखिए, ये भी है। हाँ, उसके बाद से भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है, बिल्कुल। और यह शब्द के प्रयोग करने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। शासन और सरकार एक ही है। तो देखिए, शासन और सरकार एक ही है, बिल्कुल सही है शासन के बारे में। तो इसके हिसाब से 1, 2, 3 और 4 इसका उत्तर जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिया है, निम्नलिखित में से किसे प्राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या फिर चित्रित किया जाता है? तो ऑप्शन है गुइसेप मेजिनी, और बी है चार्ल्स मेराज, और सी है फ्रांस फेनॉन, और डी है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो देखिए, यहाँ पे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में चित्रित किया जाता है, ये हो जाएंगे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ये देखिए, दिया कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और फ्रांस। देखो, दुनिया के जो सबसे बड़ा जो देश है, मतलब एक तरीके से देश है जो अलिखित संविधान में माना जाता है, वो है बहुत शक्तिशाली देश जो दुनिया पे राज किए हैं, वो है इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस देश में लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथनों का यहाँ पे चुनना है। और दिया है कि वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, और बी है वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, और डी है वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट है सूची से संबंधित प्रश्न दिया है कि सूची 1 में दिया आधुनिक विचारधाराएं और सूची 2 में दिया है विचारक। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन जो एक तरफ जो ABC दिया है विचारधारा और इधर 1 2 3 4 दिया है विचारक। तो देखिए यहाँ पे ए है मनोवैज्ञानिक विचारधारा। तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा जो है वो है डेनियल लर्नर, इसी से संबंधित हो जाएगा। और बी है मानववादी विचारधारा। तो मानववादी विचारधारा जो महात्मा गांधी थे सबको पता है। संरचनात्मक विचारधारा जो थे G.A. आमंड और तकनीकी विचारधारा डेविड एप्टर। तो इसको देखिए जो सीधे सीधे इस तरीके से बन जा रहा है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन में 1 2 3 और 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे निर्देश में है कि प्रश्न संख्या 60 से लेकर के 63 तक ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। तो गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लें कि वैश्वीकरण शब्द का संकेत विश्व में अंतः संबंधों के उच्चतर स्तरों को सुगम बनाने वाली सीमाओं के परे व्यापार, पूंजी, माल, श्रम के आवागमन और संचार प्रणाली जैसी आर्थिक गतिविधियों की ओर है। इन आर्थिक गतिविधियों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ता है। गैर राज्य अभिकर्ताओं जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम, स्वयंसेवक संगठन और अंतः सरकारी संगठनों की उत्तरोत्तर सशक्त उपस्थिति ने राज्य की संप्रभुता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। समृद्ध देशों को पूंजी, प्रौद्योगिक, संचार प्रणाली पर प्रभाव पर श्रेष्ठ नियंत्रण के कारण लाभ पहुंचता है। एक लाभोन्मुखी वैश्विक बाजार कभी भी विश्व के समस्त लोगों के लाभ के बारे में नहीं सोच सकता है। उत्तर दक्षिण विभाजन मिटाया नहीं गया है। तो देखिए ये इतने पैराग्राफ से संबंधित 60, 61, 62 और 63 4 प्रश्नों का उत्तर इसी पैराग्राफ से संबंधित है। इसी पैराग्राफ में इसका उत्तर मिलेगा। तो देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को। देखिए दिया कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है। वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किसको अधिक प्रेरित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे शहरीकरण, परंपरा, संकीर्ण समाज और ग्रामीण समाज। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज शहरीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किन देशों को लाभ पहुँचाया है। तो देखिए वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किन देशों को लाभ पहुँचाया है। तो ये हो जाएगा यूरोप और अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। तो देखिए इन देशों की तो चर्चा हुआ नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका का इस पर लाभ जरूर मिला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो यूरोप और अमेरिका। अगला है कि वैश्वीकरण ने निम्नलिखित में से किन की मांग को बढ़ाया है। किन की मांग को बढ़ाया है। तो ये हो जाएंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य और समाजवादी राज्य। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अहस्तक्षेपवादी राज्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहस्तक्षेपवादी राज्य। अगला है पैराग्राफ से संबंधित ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य संप्रभुता को सीमित नहीं किया। राज्य संप्रभुता को किसने सीमित नहीं किया है, यहाँ पर पूछा कि नहीं किया है। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन और दबाव समूह। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दबाव समूह। दबाव समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव समूह ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अब यहाँ पे सामान्य प्रश्न आ जाएगा, पैराग्राफ से संबंधित नहीं है। देखिए साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रैंक थॉर्न दिया है, रेमंड एल ब्रायड दिया है, रेसल कार्सन दिया है और रैपापोर्ट ये 4 लोग इसमें दिए हैं। तो साइलेंट स्प्रिंग के पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये रेसल कार्सन इसके इस पुस्तक के लेखक हैं, साइलेंट स्प्रिंग के। नेक्स्ट है यहाँ पे सूची से संबंधित प्रश्न। तो देखिए सूची में 1 में दिया है अवधारणा और सूची 2 में दिया है चिंतक। तो ये है विलंबित पूंजीवाद। विलंबित पूंजीवाद जो है फ्रेडरिक जैक्सन, इसका ये हो जाएगा फ्रेडरिक
जेम्सन। और विखंडनवाद जो दिया है तो विखंडनवाद का हो जाएगा जैक्स देरिंदा। जैक्स देरिंदा। महान वृत्तांतों का अंत जो हो जाएगा लियोटार्ड। और ज्ञान एवं शक्ति का संकल्पना जो होगा माइकल फौकॉल्ट। माइकल फौकॉल्ट इसको हो जाएगा फौकॉल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए का 2, बी का 3, महान वृत्तांतों यानी कि सी का डी और डी का जो है 1 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोशियोलॉजी अध्ययन है किसका? सांख्यिकी का, चुनाव का, राजनीतिक दलों का, आंदोलनों का। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दलों का। स्टेशियोलॉजी देखिए यहाँ पे स्टेशियोलॉजी जो है ये हो जाएगा राजनीतिक दलों का अध्ययन। ठीक है। यहाँ पे स्टेशियोलॉजी दिया है। नेक्स्ट है अभिजनों का परिसंचरण निम्नलिखित में से किसके निकटता से संबंधित है? अभिजनों का परिसंचरण निम्नलिखित किसके द्वारा संबंधित है? तो हो जाएगा अभिजनों का क्रमावर्तन, अभिजनों का प्रतिस्थापन, अभिजनों का प्रतिधारण और अभिजनों का पुनर्स्थापन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा अभिजनों का क्रमावर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिजनों का क्रमावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है श्रमिकों, कृषकों, समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उपाश्रित स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल, उत्तर व्यवहारवादी स्कूल दिया है और आधुनिक स्कूल दिया है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपाश्रित स्कूल। उपाश्रित स्कूल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिंसात्मक और गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? हिंसात्मक और गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए दिया है ISI। देखिए यहाँ पे IS और बोको हराम और है PLO और यहाँ पे दिया है हिजबुल्लाह। और इन चारों ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता हैं नहीं, मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं है कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा PLO। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आया भी है कई एग्जाम में। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे दिया है धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी। धार्मिक संघर्ष पाठन की मुख्य धारा होगी, ये बिल्कुल नहीं है। पश्चिम की सांस्कृतिक और राजनीतिक वंशागति की अस्वीकृति, ये बिल्कुल नहीं है। और नैतिक मूल्यों पर जो घोर सहमति, ये भी बिल्कुल नहीं है। देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन देखिए दिया है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक एवं आर्थिक न होकर के सांस्कृतिक चरित्र का होगा, इसको बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है? बराबर पढ़ें कि संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः किस सिद्धांत के आधारित किया जा सकता है? तो ये देखिए निगमनात्मक, आगमनात्मक, प्रयोगात्मक और अन्वेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगात्मक। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सूची से संबंधित, सूची 1 में लेखक का नाम, सूची 2 में पद। तो ये है डेविड ईस्टर्न। तो डेविड ईस्टर्न हो जाएगा ब्लैक बॉक्स। लुसियन पाई, तो लुसियन पाई हो जाएंगे विकास सिंड्रोम। और सैमुअल पी हटिंगटन जो हो गए लोकतंत्रीकरण की लहर। और सिमोर मार्टिन लिप्सेट ये हो जाएंगे पॉलिटिकल मैन। तो देखा जाए तो देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का जो हो जाएगा 2। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 4
और डी का 2। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्रांति की तुलना बुखार ज्वर से किसने की है? क्रांति की तुलना, देखिए क्रांति की तुलना बुखार या फिर ज्वर से भी किया जाता है। तो ये किसने किया है? तो थेडा स्कॉट पॉल, थेडा स्कॉट पॉल दिया है, बैरिंटन बैरिंगटन मूर, और यहाँ पे दिया क्रेन ब्रिंटन, और यहाँ पे दिया है फ्रांसिस आर फ्रैंकन, फ्रांसिस आर फ्रैंकन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्रेन ब्रिटेन, ब्रिटेन क्रेन ब्रिंटन, ब्रिंटन इसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि निर्धन निर्धन है? किसने कहा कि जो निर्धन है वो निर्धन है इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते, कि वे कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि निर्धन वही निर्धन है जो कुछ कर नहीं सकते, वही निर्धन होता है। जिसके पास कुछ नहीं है उनको निर्धन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो कुछ करके धनवान बन सकते हैं। तो ये कथन किसका है? हैंस सिंगर का है, अमर्त्य सेन का है, महबूब उल हक और हर्ष मंदर, मंदर इसको बोलते हैं, हर्ष मंदर। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर बनेगा अमर्त्य सेन। ठीक है, ये अमर्त्य सेन एक तरीके से अर्थशास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। तो कथन ए है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित व संकल्पित तो किया जा सकता है, किंतु इन्हें समान सिद्धांतीकरण द्वारा सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी राष्ट्र है, ठीक है, तो कोई राष्ट्र और राष्ट्रवाद को विविध प्रकार से परिभाषित और संकल्पित तो किया जा सकता है, जिसके कि अन्य को राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्रवाद की परिभाषा अनेकों प्रकार से दिया जा सकता है। अनेक विद्वान तरह तरह से परिभाषा भी दी हैं, तो इनको किया जा सकता है, लेकिन किंतु किंतु इनका समान सिद्धांतीकरण यानी कि एक समान सिद्धांत द्वारा समाधिकृत नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल है कि एक समान सिद्धांत नहीं दिया जा सकता है, कोई ना कोई अंतर जरूर रहेगा। तो ये कथन जो बिल्कुल सही है। और ये आ रहा है इसका, राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर विमर्श तो हो सकता है किंतु समान सिद्धांत नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक ना, ये दोनों कथन सही है और इसका तर्क भी इस तरीके से थोड़ा बहुत दे रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, डेविडिस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। देखिए, इन्होंने डेविडिस्टन ने मांगों के आधार पे आगतों के 4 प्रकार की पहचान की थी। तो वे कौन कौन से हैं? तो देखिए, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। 4 प्रकार के हो गया, व्यवहार का विनियमन और राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, और एक है वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, और चौथा है संप्रेषण और सूचना। तो 4 प्रकारों की पहचान की थी ये डेविडिस्टन ने। अगला भी दिया है, देखिए बी में, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण। देखिए सी है सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। डी है संप्रेषण और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, ये भी बिल्कुल नहीं हो जाएगा। तो बी और ए है। देखिए बी देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी और संप्रेषण और सूचना। तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनिमय। तो ये भी बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित है प्रश्न, दिया कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन पहला कि स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिलर पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति
करते हैं। बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखा जाए तो दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कूट में देखते हैं 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अगला प्रश्न है और इस सेट का ये लास्ट प्रश्न है। पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंकी जा सकती है। पावेल के अनुसार ये चीज़ है, देखिए कि पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंकी जा सकती है। इन स्तरों की पहचान कीजिए। अब 3 स्तर कौन कौन है? तो राजनीतिक व्यवस्था का स्तर और जनता का स्तर और प्रक्रिया स्तर। बी है जनता का स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। और सी है राजनीतिक व्यवस्था का स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। और डी है प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर और शक्ति का स्तर। तो इसका देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था का स्तर और प्रक्रिया स्तर और नीति का स्तर, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज के सेट का 26 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।